नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई मुझे बोले कि कोई एक टॉपिक बताइए जिससे 68, 69 इनमें सवाल आने की संभावना सबसे अधिक है, तो वो मैं इसी टॉपिक का नाम लूँगा। वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पीटी में भी इससे जुड़े हुए फैक्ट पूछे जा सकते हैं और मेंस एग्जामिनेशन में भी इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इससे जुड़ा हुआ निबंध पूछा जा सकता है आपसे, और इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी पूछा जा सकता है कि एज ए ऑफिसर आप एआई का कैसे यूज़ करना चाहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने सीमा क्षेत्र में। तो एआई जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप इन चीज़ों के बारे में नहीं समझ सकते, लिखना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो आज हम लोग पूरा का पूरा इसी पर बात करेंगे डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, जिनको नहीं पता होगा और जिनको टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा एक रहता है, फोबिया रहता है कुछ लोगों को मोबाइल कंप्यूटर यूज़ करने से, मैं कोशिश करूँगा कि उनको तक मैं समझा दूँ कि एआई नाम का ये चिड़िया है क्या और क्यों इतना ज़्यादा उड़ रही है ये चिड़िया। पूरा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए, सपोर्ट मिलता है ज्वाइन करते हैं आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और अपना थोड़ा सा कर्तव्य निभाना चाहिए, है ना। कुछ अच्छे चैनल को सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को, ताकि वो ग्रो होगा तो आप ही के लिए अच्छा मटेरियल उपलब्ध हो पाता है। अब आज के टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग, बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए। अंत में मैं आपको एक निबंध दूंगा जिसको आप लिखने की भरपूर कोशिश करेंगे, और कंटेंट मैं ही आपको दूंगा। पीडीएफ पूरा फ्री में मिलता है चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पीडीएफ वाला ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ग्रुप भी है मेंस का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन पीडीएफ वाला तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि पीडीएफ वगैरह वहीं पर आपको मिलता है। ओके, पिछला सारा पीडीएफ मिल जाएगा। एआई है क्या? एआई नामक ये जो चिड़िया है ये है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता क्या होती है? जैसे आप हैं, मनुष्य होते हैं और जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, इनमें बुद्धिमत्ता पाई जाती है, इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है ना। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी जनरेटर में बुद्धिमत्ता पाई जाए, या कोई रेडियो बज रहा हो उसमें बुद्धिमत्ता हो, या आपके पास जो बाइक है उसमें बुद्धिमत्ता हो? वो सोचने समझने की शक्ति को ही बुद्धिमत्ता कहते हैं। जैसे सड़क पर जा रहे हैं आप, सामने से साइकिल लेके जा रहे हैं, सामने से एक बच्चा भी आ रहा है और एक बकरी भी आ रही है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। किसी एक को तो ठोकर लगना तय है, मरेगा नहीं लेकिन ठोकर लगना तय है। तो तब जो आप फैसला लेते हैं ना कि बच्चे को छोड़कर बकरी की तरफ साइकिल मोड़ देना, ये फैसला जो आपने लिया है इसी को इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता कहते हैं। अब जैसे आप बेड से उतरते हैं, सामने आप देखते हैं नीचे कुछ रखा हुआ है, उस पर पैर डालना है कि नहीं डालना है, ये जो फैसला आप लेते हैं ना, यही बुद्धिमत्ता, छोटी छोटी बुद्धिमत्ता कहलाती है। आपको भूख लगी है, कुछ खाना है या नहीं खाना, ये जो आप फैसला लेते हैं यही बुद्धिमत्ता कहलाती है। सड़क पर चलने से लेकर, सोने से लेकर, हर चीज़ जो आप करते हैं ना मानवीय एक्टिविटी में, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना वगैरह से लेकर, बोलना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, किस तरह की चीज़ों को उपयोग करना है, किस तरह की चीज़ों को उपयोग नहीं करना है, दो सिचुएशन में किसी एक की तरफ डिसीजन लेना, ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता की जांच होती है। तो ये सब कुछ क्या कहलाता है? बुद्धिमत्ता कहलाता है। डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग किस चीज़ के आधार पर होता है? जैसे आपसे मैंने बोला कि आप बीपीएससी की तैयारी करेंगे, ये फैसला आपने कैसे लिया है? बीपीएससी की तैयारी करने का आपने फैसला किस तरह से लिया होगा? सोचिए कि इंसान के तौर पर आपने कुछ लोगों का रिजल्ट देखे होंगे, आपका कुछ अपना शौक़ होगा, कुछ आपका अपना एम होगा जीवन में करने का कि मैं ये काम करना चाहूँगा या चाहूँगी बन के। ये सब क्या है? ये सब इनपुट है कि इन चीज़ों के आधार पर आपके गार्जियन ने आपको बोला होगा, कहीं पर कोई मोटिवेशनल आपने कुछ देखा होगा, कहीं किसी का होता है कि मैं ये बन के इससे बदला लूँगी, इस टाइप का कोई डिसीजन होता है। ये सारे क्या हैं? ये सभी इनपुट हैं जिसके आधार पर एक डिसीजन निकल के आया। वो डिसीजन क्या है? कि मुझे बीपीएससी करना है। एनालिसिस किया आपने। जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक राम नाम का आदमी है जो फलां गाँव में रहता है। राम के पास कंपटीशन की तैयारी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री के बीएल ग्रोवर की बुक है, सुनते रहना ध्यानपूर्वक। उसके पास PYQ सॉल्व की बुक है, और राम जो है वो पिछले 2-3 साल से खूब पढ़ता भी है। मैंने आपको 3 ही चीज़ बताया है। राम नाम का आदमी इस गांव में रहता है, उसके पास ये सब किताबें हैं, और राम आजकल पढ़ाई कर रहा है। इसके आधार पर आप क्या डिसीजन लेंगे? कि हो सकता है कि राम किसी यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहा हो,
ये क्या बताया मैंने आपको, इनपुट बताए हैं कुछ 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 कुछ। रीजनिंग का सवाल जो आप हल करते हो तो उसमें क्या बताया जाता है आपको कि कुछ गेंदें लाल हैं, कुछ लाल गेंदें, वैसे ही जो सैलोगिज्म जिसको बोलते हैं कि कुछ भेड़ जो है वो बकरियां हैं, कुछ बकरियां हैं, कुत्ता है, ये सब बताया जाता है ना। ये क्या है, इनपुट दिया जा रहा है आपको, और उस इनपुट के आधार पर आप क्या लेते हैं, एक फैसला लेते हैं कि हाँ ये ऐसा न ऐसा हो सकता है। जैसे आपको मैंने बोला कि एक व्यक्ति है जो शुक्रवार को दोपहर को नमाज पढ़ता है। वही व्यक्ति है जो टोपी भी लगाता है, और वो व्यक्ति है, अब इस आधार पर अब क्या फैसला लेंगे, चलो शुक्रवार को नमाज पढ़ता है, वो टोपी लगाता है, ये मुस्लिम कम्युनिटी का हो सकता है। ये फैसला आपने कहाँ से लिया, मुस्लिम कम्युनिटी का, क्योंकि आपने अपने दिमाग में देखा हुआ है, पहले से जाना हुआ है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं, टोपी लगाते हैं। तो आपके मन मस्तिष्क में पहले से ही ये डेटा सेव था कि अगर ऐसा को कर रहा होगा तो वो आदमी कौन होगा, वो मुस्लिम होगा। अगर मैं आपको बताऊँ इसी जगह पर कि एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर, और वो जगह जो है वो भारत में स्थित है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर, भारत में स्थित है वो जगह, और उस जगह पर पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। हो सकता है आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया ना हो कि हाँ ये कौन सी जगह हो सकती है, लेकिन फिर भी आप ऐसा तो सोच ही सकते, भारत में ठंड पड़ती है यानी कि नॉर्थ का इलाका होगा, बिल्कुल हिमालयन प्लेट होगा, और पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। तो भारत में तो सभी जगह हिमालयन पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हाँ, लद्दाख के कुछ इलाके ऐसे हैं, ज़रूर हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, ठंड भी खूब पड़ती है वहाँ पर। तो ये सब इनपुट के आधार पर आपके दिमाग में जो पहले से आपने सोचा समझा पढ़ा हुआ चीज़ था, उसके आधार पर आपने फैसला लिया कि ये जगह जो है वो लद्दाख हो सकता है। बस सेम चीज़ एआई भी करने लग गया है, लेकिन एआई को हम इनपुट कहाँ से देंगे, उसको ज्ञान कहाँ से देंगे? उसने तो किताबें नहीं पढ़ी लद्दाख के बारे में, उसने तो नहीं जाना कि कौन क्या होता है। तो इसीलिए एआई क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन यानी कि इनपुट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलकर एक प्रोग्राम बनता है, और एक बहुत सारे प्रोग्रामों को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, और यही सॉफ्टवेयर के आकार में एआई मुख्य रूप से काम कर रहा है। एआई काम क्या करता है, एआई मुख्य रूप से काम करता है संवाद का, किसके किसके बीच में, मोस्टली ह्यूमन और मशीन के बीच में संवाद का। समटाइम आपको बस सर्च करके बहुत सारी चीज़ें देने का काम करता है, तो एआई सब कुछ कर सकता है। यानी कि एआई बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, हमें ढेर सारा इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा इसको कि हाँ भाई ऐसा 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 है, इसके आधार पर ये क्या करेगा, ये प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसके आधार पर क्या देगा, हमें आउटपुट देगा। ये थिंकिंग कर रहा है, थिंकिंग का मतलब सोच रहा है। जैसे मैंने जब आपको बताया कि ठंडा प्रदेश है, पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, और भारत में वो जगह है, तो आप सोच रहे हैं कि वो जगह कहाँ पर हो सकता है, पेड़ पौधे जहाँ पर कम पाए जा सकते हैं, ठंड भी है, और वहाँ पर भारत में ही स्थित है ये जगह। तो आप झट से सोचेंगे कि लद्दाख हो सकता है क्योंकि वहाँ पर ठंडा है। ये सोच रहे हैं आप, थिंकिंग कर रहे हैं। किस आधार पर, आज तक जो जो आपने पढ़ा है, किताब में पढ़ी है, जो अपने जीवन में कहीं पर पढ़ा होगा, लद्दाख के बारे में कहीं पर पढ़ा होगा, जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से एक इन्फॉर्मेशन आप निकाल के लेके आए अपने मस्तिष्क में से, वो क्या है कि ये जगह लद्दाख हो सकता है। यही काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारा उसके अंदर इनपुट होता है, अलग अलग भाषाओं, ज़्यादा कंप्यूटर की डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, नहीं तो मैं आपको प्रोग्रामिंग भी सिखा सकता हूँ एआई का, है ना। तो क्या होता है, मैंने क्या बताया सिंपल सा, इसके अंदर पहले से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे दिए हुए रहते, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, जिसको ये प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके एक कंक्लूजन निकालता है ये, और वही कंक्लूजन जो होता है वो आउटपुट होता है, वो आपको आउटपुट के माध्यम से मिल जाता है। एआई मुख्य रूप से यही काम करता है। एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम से मशीन से संवाद किया जा सकता है। संवाद का मतलब बातचीत ही, आप सही समझ रहे हैं। जैसे कार है जो ऑटो मोड पर जो चल रहा है, एक कार टेस्ला ने बनाई है, ये कार चल रही है ऑटो मोड पर। अब कार के सामने यहाँ पर एक व्यक्ति भी आ गया, एक जानवर भी आ गया, एक पोल भी आ गया। अब इस कार के पास 3 ही ऑप्शन है, इन तीनों में से किसी एक की तरफ ज़रूर जाना है, तो किसकी तरफ जाएगा, ये फैसला कैसे लिया कार ने,
ये डिसीजन कैसे लिया कार ने कि उसको पोल की तरफ जाना है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हानि नहीं पहुंचानी है। ये फैसला कैसे लिया कार ने? यही इंटेलिजेंस कहलाती है, यही बुद्धिमत्ता कहलाती है। कार ने सोचना शुरू कर दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है क्या नहीं। अब इसके PDF पर मैं ले चलता हूँ, उसके बाद सारा कुछ डिटेल में समझा दूंगा मैं, जिससे आपको निबंध लेखन में मदद मिले। अंत तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सवाल जरूर आएगा यहाँ से, एक सवाल लिखने को। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में दिए जा रहे निर्देशों, मैंने क्या बोला था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को समझने के बाद, बहुत सारे निर्देश को समझने के बाद उन्हें संरक्षित करता है और उनके आधार पर भविष्य की ज़रूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है या फिर उसके अनुसार काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब मशीनों के बीच संवाद करना भी मुमकिन हो गया है। जो आप फ़ोन में गूगल को बोलते हो कि हे गूगल मुझे गाना सुनाओ, तो वो सुन रहा है ना, आप मशीन से संवाद कर रहे हैं। फ़ोन में तो कोई जीवंत आत्मा तो है नहीं जिससे आप संवाद करते, लेकिन अभी आप कोई बातों को सुनकर, स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक इसको बोलते हैं, और उसके पीछे फिर AI टेक्निक लगा होता है जो पूरा कंप्लीट करके आपको आउटपुट देता है आपके मनपसंद गाना सुना के। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कभी आपने ये चीज़ गौर किया है कि जो चीज़ आप सोचते हैं, जैसे आपने सोचा कि आज या किसी दोस्त मित्र से बात किया कि आज मैं ये मूवी देखूँगा, आप YouTube खोलेंगे तो आपको उस मूवी को सजेशन में आपके पेज पर मिल जाता है कितनी ही बार। या आपने सर्च किया अमेज़ॉन पर सर्च किया कि मुझे किताब लेना है लक्ष्मीकांत की। आप अगली बार गए इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर भी आपको बुकों को दिखा रहा है, लक्ष्मीकांत दिखा रहा है, हिस्ट्री अलग अलग बुक दिखा रहा है, पॉलिटिक अलग अलग बुक दिखा रहा है। आपने इंस्टाग्राम खोला, वहाँ पर भी आपको ढेर सारा ऐड दिखाने लग गया बुक का। ये कैसे डिसीजन लिया? आपका जो भी आप बोलते हैं, फ़ोन जो होता है, गूगल का फ़ोन जो होता है, एंड्रॉयड फ़ोन, वो आप जो सामान्य बातचीत भी कर रहे हो तो उसको भी सुन रहा होता है। वो गूगल के कभी सेटिंग में जाकर देखिएगा, ऐप में, वहाँ पर दिया हुआ रहता है इनपुट के तौर पर आपका स्पीकर, आपने परमिशन ऑन किया हुआ होगा कि माइक्रोफोन का जो परमिशन होता है वो ऑन रहता है। इसलिए जैसे ही आप बात करते हैं तो उन चीज़ों को सुनकर उसके आधार पर कंक्लूजन निकाल कर वो आपको उस चीज़ का सजेशन दे देता है। जैसे आपने बात की कि मैं आज इस मूवी को देखूंगा, तो थोड़ी देर बाद वो मूवी आपके सजेशन में आ जाता होगा। ऐसा हुआ होगा आपके पास, आपके साथ भी। ओके, वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रोबोटिक्स की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। रोबोटिक्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मत कनेक्ट कीजिएगा, रोबोटिक्स बिल्कुल अलग होता है। रोबोटिक्स में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा ना, तब टर्मिनेटर बन जाएगा। टर्मिनेटर मूवी देखा है आपने? टर्मिनेटर मूवी, अर्नोल्ड शॉर्जेनेगर की मूवी आती, टर्मिनेटर, बचपन में देखा होगा कभी, हॉलीवुड से। तो दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इस तकनीक की वजह से अब रोबोट में चीज़ों को सीखने की क्षमता आ गई है। रोबोट अब सीख सकता है चीज़ों को। पहले रोबोट चल सकता था। रोबोट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा मशीन जो स्वचालित हो वो रोबोट कहला जाता है। समझ रहे हैं ना? रोबोट वही होता है। अब रोबोट कुछ काम करने का निर्णय खुद ही ले सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत स्पीच रिकॉग्निशन, विजुअल परसेप्शन, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन, ये सब कुछ, डिसीजन मेकिंग आदि का वर्णन किया जाता है। इन सभी को अंडरलाइन कीजिएगा। स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब होता है जो आप बोल रहे हैं उसको मशीन सुन ले, इसको स्पीच रिकॉग्निशन बोलते हैं। विजुअल परसेप्शन होता है। लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन, जैसे आप हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश से बोल रहे हैं, किसी और भाषा में, ये लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। बड़ा कठिन टेक्निक है ये। और डिसीजन मेकिंग आदि का वर्णन किया जा सकता है। पृष्ठभूमि क्या है? अब इसके इतिहास को देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना जॉन मैकार्थी ने की थी। उनके दोस्त मार्विन मिस्की, हॉवर्ड साइमन, एलन नेवेल ने मिलकर शुरुआत की थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और शोध का कार्य किया था। जब जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू किया तब यह तकनीक विकसित नहीं थी, लेकिन समय के साथ तकनीक, एल्गोरिथम क्या होता है? जैसे आपने BPSC के एग्ज़ाम देने की सोची, सबसे फाइनल रिजल्ट आपका क्या है? BPSC को क्वालिफाई करना। तो सबसे पहले आप एल्गोरिथम इसका क्या बनाएंगे? सबसे पहले मैं बुक लूँगी या लूँगा, बुक को पढ़ना है, पढ़ने के बाद एक इनपुट निकलेगा, पढ़ने के बाद रिवीजन, या नहीं पढ़ा तो फिर से जाकर पढ़ना है। रिवीजन कर लिया, अब अगला जाएगा कि अब मुझे एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद हुआ
कि एक ऑप्शन निकलेगा क्वालिफाई किया, एक निकलेगा कि क्वालिफाइड नॉट, तो फिर से वापस वहीं पर आ जाएगा। क्वालिफाई किया तो बीपीएससी के एग्ज़ाम से आउटपुट बाहर आ गया कि अब आप पूरा एल्गोरिथम पूरा हो गया। नहीं पूरा हुआ तो फिर से वापस बुक पर चला जाएगा, फिर से बुक पढ़ना है, रिवाइज करना है, एग्ज़ाम देना है। इसी को प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम। ये पेपर पर बनाया जाता है एल्गोरिथम, हमेशा हार्ड पेपर पर बनाया जाता है, और जो प्रोग्राम होता है वो कंप्यूटर में बनाया जाता है। तो एल्गोरिथम प्रोग्राम से पहले का पूरा खाका होता है, कैसे क्या हम काम करेंगे। ओके। कंप्यूटर पावर और स्टोरेज में सुधार के चलते आज यह काफ़ी लोकप्रिय और कामयाब हो गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। विदित हो 1950 के दशक के शुरू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 1970 के दशक में लोकप्रियता मिली जब जापान ने इस पर पहल की। 1981 में जापान ने 5th जनरेशन योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई थी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद ब्रिटेन ने एलवी नामक एक प्रोजेक्ट बनाया। बाद में यूरोपीय संघ ने एस्पिरिट नामक परियोजना की शुरुआत की। कब की ये लोगों ने शुरू कर दिया? आज हम लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। हम थोड़ा सा पीछे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। किसके स्तर पर? सरकार के स्तर पर। लेकिन आजकल हमारे यहाँ स्टार्टअप का कल्चर जो थोड़ा सा मोदी जी के आने के बाद बदला है, उसके बाद से हमने काफ़ी प्रगति की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सब कुछ आएगा, आगे आएगा। ओके। फिर मैं आपको कुछ इसके लेकर जो चुनौतियाँ हैं वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने क्यों बोला कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये लगभग में आज के जो भी 80% जॉब हैं उन सबको खा जाएगा। जिसने ओपन एआई क्या है? एक प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट संबंधित। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई, जिसका चैट जीपीटी फेमस हो रहा है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म आपको बताना है सर्च करके। चैट जीपीटी फेमस हो रहा है। इसके सीईओ ने बोला कि चैट जीपीटी आने वाले समय में बहुत सारे जॉब को खा जाएगी। किस तरह के जॉब आप एक बार सोच सकते हैं? मैं आपको सोचवाऊंगा अंत तक जाते जाते। रुकिए। 1983 में कुछ निजी संस्थानों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू होने वाली उन्नत तकनीकों का विकास करने के लिए एक संघ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी। ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार कितने होते हैं? अब अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक सिंपल एआई होता है, एक बहुत ही खतरनाक स्तर का एआई होता है। सोचो टर्मिनेटर अगर सही हो जाए, और सही हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, 10 से 15 सालों में सही होगा। वैज्ञानिकों ने समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग तरीकों और रूपों का विकास किया। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत से भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन सामान्यतः इसके 2 प्रमुख प्रकार हैं। कमज़ोर एआई, इसे इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि ये केवल एक टास्क ही करने में सक्षम होता है। एप्पल का आईफोन अगर आप यूज़ करो तो उसमें सीरी होगा। गूगल का वॉइस सिस्टम, जैसे गूगल का जो है, जो आप फ़ोन में होम बटन दबा के ज़्यादा देर तक रखोगे तो वो गूगल का खुल जाता है ना। उसके बाद बोलो हेलो गूगल मुझे ये चीज़ सर्च करके दिखाओ, वो चीज़ सर्च करके दिखाओ। देखा होगा आपने, ऐड भी देखा होगा। तो ये सब क्या है? सिंपल एआई है जो स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक को समझती है और उसके आधार पर वेब पर सर्च करके आपको परिणाम दे देती है। या आप बोलोगे हेलो गूगल इस आदमी को कॉल लगाओ तो कॉल लगा देगी, या मैसेज करो तो मैसेज कर देगी। या बोलोगे कि हेलो गूगल मुझे सुबह में 7 बजे उठा देना, तो 7 बजे का अलार्म लगा देती है। आप ही के फ़ोन में होगा, एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसी में है। उसमें ऑन कीजिए, उसको बोलिए कि मुझे 7 बजे में उठा देना, तो वो अलार्म लगा देगा अपने आप, है ना। शक्तिशाली एआई होते, पावरफुल एआई, इनका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। किसमें? जैसे रिसर्च है। अब कोरोना का टीका बनाना था, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, उस जीन को हमें पकड़ना था। समझ रहे हैं जिसमें समझा रहा हूँ? ऐसा जीन हमें खोजना था पूरे विश्व में, जितने भी जीवित प्रजाति और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उस कोरोना के जीन को टैकल कर सके। तब हमने एआई को बोला कि तुम अब ह्यूमन सर्च करेंगे तो एक एक जीन को पढ़ने में कितना समय लगेगा। और एआई को हमने बोला कि पूरे दुनिया में जितने भी जीन मौजूद हैं उन सब में से सबसे सूटेबल जीन मुझे खोज कर दो। अब एआई के पास इतना पावरफुल कंप्यूटर है, पूरे दुनिया का वेब सिस्टम मौजूद है, उसने खोजना शुरू कर दिया। खोज के हमें एक दे दिया आउटपुट कि इस जीव का जीन आप यूज कर सकते हैं वैक्सीन बनाने में। तो रिसर्च में हो सकता है कि नहीं इसका काम? बताइए। अभी मैं आपको बीपीएससी के लिए भी एक बताऊंगा कि बीपीएससी में आप कहाँ पर मदद ले सकते हैं एआई का। इस प्रकार के सिस्टम में सामान्यीकृत मनुष्य की बुद्धिमत्ता होती है, जिससे कि समय आने पर कोई भी मुश्किल टास्क कर सके, उसका हल निकाल सके। इसे 4 भागों में बांटा गया है शक्तिशाली एआई को। प्रगतिशील मशीन, यह मशीन सिर्फ दिए गए काम को करने में ही सक्षम होती है तथा अन्य कार्य नहीं कर सकती। इसको बोलेंगे कि आज ये काम करो तो बस वो काम करेगा। इसी तरह वैज्ञानिकों ने सीमित मेमोरी का विकास किया, जो पी प्रोग्राम नॉलेज और ऑब्जर्वेशन करके अपना
काम करती है। प्री प्रोग्राम नॉलेज का मतलब क्या होता है, पहले से उसमें बता दिया गया ये इनपुट है, वो कुछ उसके आधार पर आउटपुट दे देगा। इस तरह के मशीन में जो भी निर्देश डाले जाते हैं उन्हीं के आधार पर यह फैसला लेती है। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन का विकास मस्तिष्क के सिद्धांत के आधार पर किया गया। मानव का मस्तिष्क दुनिया में सबसे कठिन कंप्यूटर है, उससे कठिन कंप्यूटर आज तक नहीं बना है, न ही बना पाएगा इंसान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मानव मस्तिष्क का 1% से भी कम पोर्शन है, तो इसको हम मस्तिष्क के आधार पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की मशीन लोगों की भावनाएं और उनका व्यवहार को समझने में सक्षम होगी। कभी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि लाइव इमोशन ट्रैकर, पता है इसमें क्या होता है। इस तरह के वीडियो में एक आदमी बोल रहा होता है, एक कैमरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला लग रहा होता है, जो उस आदमी के बारे में ये बता देगा आपको कि ये आदमी गुस्सा हो रहा है, ये आदमी हंस रहा है, ये आदमी रो रहा है, इस आदमी सोच रहा है, ये आदमी कन्फ्यूज है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आउटपुट लाइव देता रहता है कि ये लाइन बोलते समय ये आदमी कन्फ्यूज हुआ, ये लाइन बोलते हुए ये आदमी थोड़ा सा उदास हुआ, ये लाइन बोलते हुए ये आदमी थोड़ा सा चिंता में था। ये पता है कहाँ पर यूज़ किया था, अगर हॉलीवुड की मूवियाँ देखी होगी आपने, तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह में यूज़ किया जाता है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। वर्तमान में आत्म जागरूकता के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन तैयार करने की कोशिश हो रही है। यह मशीनें इंसान के अंदर की भावनाओं की पहचान करने में सक्षम होंगी। जैसे जैसे कंप्यूटर साइंस और तकनीक का विकास हो रहा है, वैसे वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई चीज़ें देखने को आपको मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व क्या है, सबसे ज़्यादा सवाल आपसे यहीं से पूछा जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे आएगा भारत की बात आएगी, फिर मैं आपको कुछ चुनौतियाँ बता दूंगा, फिर आपको ऐसे का एक टॉपिक दूंगा मैं शानदार सा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। ज़्यादा टेक्निकल में अगर होऊंगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं इस PDF पढ़ के सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। AI में होने वाले विकास का बड़ा फायदा चिकित्सा क्षेत्र को मिल सकता है। ऑपरेशन जैसे कामों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। इससे कम समय में ज़्यादा लोगों का इलाज संभव हो सकता है। अब हमने मशीन बना लिया, मशीन को हमने बोला कि इस आदमी के ऑपरेट करना है, इसका ऑपरेशन इस चीज़ का करना है, सामान्य ऑपरेशन, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकता है ना। साथ ही ग्रामीण इलाकों में जहां कनेक्टिविटी की समस्या तथा स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इलाज किया जा सकता है। अब डॉक्टर साहब को 10 गो दवाई पता है कि ये सिम्टम होगा तो ये दवाई देना है, तो अगर वो सिम्टम हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन में डाल दें कि ये सिम्टम होगा तो ये फैसला लेना है, ये सिम्टम होगा तो ये फैसला लेना है, इस सिम्टम के आधार पर ये दवाई देना है, तो कुछ सामान्य स्तर के जो बीमार, सर्दी बुखार खांसी जुकाम होते, इसका तो इलाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर भी कर सकता है। अब जहाँ डॉक्टर साहब नहीं जाना चाहते दूर के गाँव में, क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए उनको अच्छा घर नहीं मिलेगा, वहाँ पर हम इस मशीन को लगा देंगे। आने वाले समय की मैं बात बता रहा हूँ आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कीटनाशकों तथा उर्वरकों के दुरुपयोग जैसी चुनौती का समाधान करने की भी क्षमता रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फायदा विनिर्माण और उत्पादन से जुड़े क्षेत्र में होने वाला है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में इन क्षेत्रों में कई कंपनियों ने AI से जुड़े रिसर्च पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अब जैसे मान लो असेंबल करना है किसी चीज़ को, तो असेंबल करने के लिए अभी रोबोटिक्स यूज़ किया जाता है, तो उसमें कभी कभी कुछ खामियाँ आ जाती है, और उस आगे वाले समय में कौन करेगा, AI आधारित रोबोटिक्स करेंगे, जिससे उसमें खामी जो आती है वो भी शून्य हो जाएगा। अब किसी चीज़ पर कोई रिसर्च करना है, हम AI को बोलेंगे कि एक नए तरह का कैमरा बनाओ, एक नए तरह का डिस्प्ले बनाओ, एक नए तरह का स्पीकर बनाओ, नए तरह के कंप्यूटर गेम बनाओ। AI बनाएगा बैठकर गेम। ChatGPT पर सर्च कीजिएगा अगर किसी को कंप्यूटर का नॉलेज हो कि मुझे एंड्रॉयड में फ़ोटो एडिटिंग ऐप का प्रोग्रामिंग लिखो जावा लैंग्वेज में। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए फ़ोटो एडिटिंग ऐप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखो, प्रोग्राम लिखो, तो पूरा लिख के आपके समक्ष दे देता है वो। यही काम तो पहले प्रोग्रामर करते हैं, अभी भी लाख रुपए सैलरी लेकर। समझ में आ रही चीज़ें, तो ये सब चीज़ आने वाले समय में बदल जाएगा। अगला है कि सुरक्षा दृष्टिकोण से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व है। उदाहरण के लिए सेना के जवानों की जगह रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सियाचिन है, वहाँ पर हमारे सैनिक कितने परेशान रहते साल भर, वहाँ पर हमने एक रोबोटिक्स AI आधारित लगा दिया, उसको बोला कि देखते रहना, कोई घुसे उड़ा देना, उसने उड़ा दिया। देखा किसी को चीनी घुस रहा तो उसको मार दिया, है ना।
घर के रोज़मर्रा के काम जैसे सफाई, इलेक्ट्रॉनिक्स काम, कुकिंग आदि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है। सफाई, इलेक्ट्रॉनिक्स काम या कुकिंग, इन सब के लिए खुदरा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग व्यक्तिगत सुझाव, इमेज आधारित उत्पाद की खोज आदि में किया जा सकता है। स्कूल और कॉलेज में लेक्चर देने तक के काम एआई के जरिए किए जा सकते हैं। सबके जॉब संकट में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक वृद्धिशील मूल्य प्रदान करने की क्षमता रखता है। वित्तीय संस्थान और बैंकिंग संस्थान द्वारा डेटा को व्यवस्थित प्रबंधित करने के लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है। स्मार्टफोन सिस्टम में भी एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर के पॉइंट्स आपने पढ़े, समझे। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिमेरिट्स इसी पॉइंट सब में। पहले पॉइंट पर चलते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में जब एआई का यूज करेंगे तो डॉक्टर और सामान्य जो चिकित्सा कर्मी होते हैं, नर्सिंग जिसको कहा जाता है, वो सभी बेरोजगार होंगे। कीटनाशक उर्वरक में इनका उपयोग अच्छा किया जा सकता है। आर्टिफिशियल सबसे बड़ा फायदा विनिर्माण सेक्टर में, सबसे बड़ा नुकसान भी यहीं पर होगा क्योंकि सबसे अधिक लोग यहाँ पर काम करते हैं। विनिर्माण सेक्टर में बहुत सारे लोगों के जॉब यहाँ पर भी जा सकती है। आर्टिफिशियल महत्व किस सुरक्षा के दृष्टिकोण से, भारत का एक सैनिक है, उसके समक्ष चीनी की सेना आ गई, वो सरकार के फैसलों पर ये डिसीजन ले सकती है कि इसको गोली मारना है कि नहीं लेना है। लेकिन एआई में अगर हमने ये चीज़ डाल दिया है कि देखना आ रहा है, बॉर्डर क्रॉस करे, उड़ा देना, तो वो निश्चित तौर पर उड़ा देगा वहाँ पर। और दूसरा चीज़, मान लो एआई रोबोट हमने लगाया है, उसको दूरस्थ कोई किसी ने रिमोट कंट्रोल कर लिया हैक करके, हो सकता है वो हमारे ही जवानों पर गोली चला दे। ये डिमेरिट में बता रहा हूँ, पॉइंट मेरिट में देखिए, थोड़ा सा डिमेरिट ढूंढना सीखना पड़ेगा आपको। ओके, समझ में आ रही होगी चीज़ें बहुत सारी। स्कूल कॉलेज में लेक्चर का काम वो लोग करेंगे तो पढ़ाएंगे, अब इंसान कहाँ जाएगा भाई? इंसान के पास कौन सा काम होगा उसके बाद? आप मुझे बताइए, जब खाना बनाने का काम, सफाई का काम, पुलिस का काम, कॉलेज का काम और उत्पादन का काम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का काम, सबका काम एआई ही करेगा, तो इंसान क्या करेगा? इंसान एआई को और अच्छा बनाएगा। समझ में आ गई चीज़ें। आने वाले समय में कैब ड्राइवर जो हैं, इन सब की जॉब खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि सारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक हो जाएंगी। सारे बैंक बंद हो जाएंगे, जो भी शाखा दिख रहा है ब्रांच आपको, डाकघर बंद हो जाएंगे, आपके आस पड़ोस के दुकान बहुत सारे बंद हो जाएंगे आने वाले समय में। आने वाले समय का मतलब 50 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही है चीज़ें, समय जो बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम वो सब काम कर सकते हैं जो मनुष्य जहाँ तक नहीं पहुँच सकते, जैसे गहरे समुद्र में जाना, पेट्रोल ईंधन की खोज करना, गहरी खानों में खुदाई का करना। ये सब काम जहाँ पर मनुष्य को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। उसके बाद से स्वचालित ड्राइवर, ऑटोनोमस ट्रैकिंग, डिलीवरी, यातायात प्रबंधन, ये सब काम एआई कर सकता है। ये सब पॉइंट्स आपको कहाँ पर लिखने हैं? एआई का क्या उपयोग हो सकता है, इसकी क्या विशेषता है, कैसे इसका हम उपयोग कर सकते हैं अपने प्रशासन में, अपने देश में, अपने विकास में कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में। अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज जैसे खेलों की तस्वीर लेने में प्रमुख रूप से किया जा रहा है। अभी भी कैमरे होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लगे हुए, जो अच्छी अच्छी इमेज देखते हैं ना फील्ड का आईपीएल के दौरान, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें बहुत बड़ा योगदान अदा कर रहा है, उन चीज़ों की फ़ोटो वगैरह खींचने में। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अंतरिक्ष से जुड़ी खोज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बड़े पैमाने पर कर रही है नासा वगैरह। खतरे और इसकी सीमाएं के बारे में अब हम थोड़ा सा देख लेंगे, जिससे क्या होगा, हमें पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या नुकसान हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे रहने और कार्य करने के तरीकों में बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है। रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसे तकनीकों द्वारा उत्पादन और निर्माण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या ये सब मैंने खुद से लिखा है? नहीं, मैंने ये वेबसाइट से, बहुत सारे वेबसाइट से इकट्ठा किया है ये। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल सकती है। फैक्ट्री, कारखाना, ये सब तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। बैंक, इन सब से जा सकती है। और इसमें आप किसका देंगे रेफरेंस? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट आया था, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018, इसमें इन चीज़ों के बारे में बात की गई थी। हमेशा रेफरेंस जब किसी ऐसे चीज़ पर आप देंगे ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका पॉइंट जो होता है वो वैलिड हो जाता है और नंबर आपको अधिक मिलते हैं। ओके, ऑटोमेशन, रोबोट के कारण बहुत सारे काम होंगे जो वाइट कॉलर जॉब होते हैं, और बहुत सारे बैंक हो गया, शिक्षा संस्थान का काम हो गया, डॉक्टरों का काम हो गया, प्रोग्रामर्स का काम हो गया, कंप्यूटर टेक्नीशियन का काम हो गया। इन सब कामों में थोड़ा सा कटौती हो सकता है क्योंकि ये सब काम एआई करने लग जाएंगे। ओके, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन सब पॉइंट्स को आप पीडीएफ में पढ़ेंगे। अब आते हैं भारत की स्थिति क्या है। यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भारत ने क्या प्रगति की है। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को, छोड़िएगा बीच में मत,
क्योंकि उससे आपका पॉइंट अधूरा रह जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें और खुद से पढ़ के आप समझ नहीं सकते हैं चीज़ों को। मुझे पता है PDF कितना पढ़ते हैं आप लोग, PDF कलेक्टर बन गए हैं बहुत सारे। रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और अन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर भारत में निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने की संभावना है। इस लाइन को, इस चौथी औद्योगिक क्रांति को जरूर लिखिएगा। अब पांचवी औद्योगिक क्रांति पता है किस पर आधारित होगा? AI पर आधारित होगा। ओके, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थिति को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। इस समय हमारे देश में करीब 40 से 42 हज़ार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने वाले, प्रोग्रामिंग करने वाले, इनके विशेषज्ञ लोग, स्पेशलिस्ट लोग काम कर रहे हैं अपने देश में। भारत में बेंगलोर शहर AI का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है, AI का। ओके, भारत में लगभग 1000 कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने प्रतिदिन के कार्यों में कर रही हैं। अगला पॉइंट है कि आज समावेशी वित्तीय विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक काफ़ी हद तक कारगर साबित हो रही है। वहीं किसानों को समय पर सलाह देने, प्रदान करने, बढ़ती उत्पादकता की दिशा में अप्रत्याशित कारकों को संबोधित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी मददगार रहा है। गौरतलब है कि नास्कॉम और फिक्की, ये दोनों संस्थान हैं, कि एक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में तकनीकी विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। ज्ञातव्य है कि AI के कारण IT, रिटेल कारोबार जो होता है, फाइनेंस, टेक्सटाइल और ऑटो सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियां सृजित होंगी। ऑटो का मतलब क्या होता है? गाड़ी और मोटर से संबंधित जो सेक्टर होते हैं उसके सेक्टर की बात हो रही है। टेक्सटाइल तो पता ही है, कपड़ों से संबंधित है। फाइनेंस हो गया आपका, जैसे पेटीएम, उसका फाइनेंस का कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारा होता है यार, फिनटेक कंपनियां। रिटेल का मतलब हो गया रिटेल कारोबार, जो सामान बेचते हैं। IT का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन सब क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला है AI का आने वाले समय में। वैश्वीकरण के दौर में भारत की E-कॉमर्स कंपनियां उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए AI का उपयोग कर रही हैं। आज AI उत्पादन के परंपरागत कारकों जैसे श्रम, पूंजी, नवाचार में परिवर्तन लाकर उत्पादकता में वृद्धि को बढ़ावा दे रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में इस तकनीक के द्वारा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों की पहुंच बढ़ी है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में G20 के कुछ देश, इतना अच्छा पॉइंट नहीं मिलेगा, ढूंढ के लाया हूं मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया गया, जिसमें बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारत की वार्षिक वृद्धि दर 2035 तक 1.3% तक बढ़ जाएगा। AI के कारण हमारा 1.5% के लगभग में ग्रोथ बढ़ जाएगा आने वाले 10 सालों में, है ना। आजकल गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन जैसी तकनीकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं? AI संबंधित प्रौद्योगिकी का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति को जरूर लिखिएगा अपने एग्जामिनेशन में और अपने पॉइंट्स में ज़रूर शामिल कीजिएगा जब भी AI की बात आए तो, क्योंकि राजीव कुमार नीति आयोग के अध्यक्ष थे। ओके, इसमें सरकार के प्रतिनिधियों का अधिक शिक्षाविद तथा उद्योग जगत के लोग को भी शामिल किया गया इस समिति में। उल्लेखनीय कि सरकार AI, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डेटा इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, रियल टाइम डेटा, क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, मानव संसाधन, कौशल विकास को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी है जो 21वीं सदी की सबसे बाद में आई टेक्नोलॉजी, और ये सब चीज़ें जो हैं ये 5वीं औद्योगिक क्रांति में हमारा इंजन का काम करेंगी, ये सब टेक्नोलॉजी। ओके, वर्तमान बजट में भारत सरकार ने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, 5 जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए $480 मिलियन का प्रावधान किया। मैं तब से बोल रहा हूँ ना, 5वें जनरेशन आने वाला है, 5वें जनरेशन का औद्योगिक प्रौद्योगिकी आने वाली है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब चीज़ों का यूज किया जाएगा। ओके, ज्ञातव्य है कि नीति आयोग ने AI द्वारा देश में व्यवसाय करने के तरीकों को बदलने गूगल के साथ नीति आयोग की साझेदारी में कई प्रशिक्षण पहलों को शुरू किया है। नीति आयोग गूगल के साथ मिलकर काम कर रही AI को बढ़ावा देने के लिए। ओके, केंद्र सरकार ने 7 सूत्री रणनीति तैयार की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए भारत के सामरिक योजना का आधार तैयार करेगी, जिसमें प्रमुख हैं, अब 7 सूत्री कार्यक्रम को देख लीजिए। मानव व मशीन की आपसी बातचीत के लिए विकासशील विधियां बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में शोध और विकास को बढ़ावा देना, AI प्रणाली में सुरक्षा सुनिश्चित करना, AI के अनुप्रयोग के लिए नैतिक, विधिक और सामाजिक पहलुओं का ध्यान देना, AI के लिए नैतिकता को भी तय करना कि मशीन किस काम को करेगी, किस काम को नहीं करेगी, वो भी परम आवश्यक है। अब AI के लिए, AI स्वचालित गाड़ी के लिए अमेरिका का जो नियम होगा वो अप्लाई होगा, या स्वचालित गाड़ी के लिए भारत का जो नियम है वो अप्लाई होगा,
कंपनी बना रही है जापान में गाड़ी, अमेरिका के लिए भी या भारत के लिए भी, तो किस नियम के आधार पर गाड़ी को बनाएगी? तो ये इसी को क्या बोलते हैं कि एआई के लिए जो आएंगी चीज़ें उसके लिए नैतिकता और नियम कायदे भी तय करना बहुत ज़रूरी है। आने वाला समय बिल्कुल अलग होगा। 5 साल बाद आप नहीं सोच सकते हैं कि कितना कुछ होगा आपके सामने, है ना। एआई इंटेलिजेंस के सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना, एआई तकनीकों का मूल्यांकन करना, यही सब चीज़ें हैं इसमें शामिल। आगे की राह में बस यही है कि 2020 में 153 बिलियन डॉलर तक का जा सकता है एआई का बाजार, और 2022 में तो इससे भी ज़्यादा हो गया, 2023 में तो इससे भी ज़्यादा हो गया होगा। ओके, एआई संबंधित मैंने बेसिक से समझाने की कोशिश की है। एआई क्या होता है, कैसे काम करती है, क्या होता है ये मुख्य रूप से, उसको अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारा कुछ इसमें आप लिख देंगे। रटने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आसान लगेगा आपको चीज़ें। अब आ जाते हैं आज के निबंध के टॉपिक पर। इसको लिखना है आपको, एआई सभी समस्याओं का एआई सभी समस्याओं का समाधान या नई चुनौती। एआई सभी समस्याओं का समाधान है या नई चुनौती। एआई सभी समस्याओं का समाधान है या नई चुनौती है हमारे लिए। अब इसको समझना, पहले पॉइंट को क्या लिखना है इसमें क्या नहीं। ये पीडीएफ आज आपको शाम तक मिल जाएगा उस ग्रुप में, उसके बाद आप सारा कुछ लिख सकते हैं बैठकर, और तब तक खुद से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। पीडीएफ में तो हैं ही चीज़ें, और कॉपी पेस्ट करने की बिल्कुल भी मत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सब सवाल ऐसे हैं जहाँ से, ये सब टॉपिक ऐसे जहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाइए टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि टेक्नोलॉजी सब कुछ बदलने वाला है आपके लिए। ओके, और जो बीपीएससी के आंसर राइटिंग करते हैं ना आप, या किसी भी यूपीएससी का, तो आंकड़े अगर आपको चाहिए होते हैं तो चैट जीपीटी का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। गूगल से अच्छा होता है चैट जीपीटी, हाँ, लेकिन ये गलत भी बहुत ज़्यादा बताता है, तो संभल कर यूज करिएगा। चैट जीपीटी का यूज़ करके आप बिहार के कोई भी आंकड़ा को ढूंढ सकते हैं, देश के किसी भी आंकड़ा को, विश्व के किसी भी आंकड़ा को ढूंढ सकते हैं आसानी से। ओके, लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।